नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक नई थ्योरी के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो ये कोलबर्ग हैं ये अमेरिका से संबंध रखते हैं और इन्होंने एक सिद्धांत को विकसित किया जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों, उनके विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली ये सिद्धांत कैसे अस्तित्व में आया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग का जन्म 1927 में न्यूयॉर्क के ब्रोंसविले स्थान पर हुआ था। उन्होंने यह सोचकर शिकागो में मनोविज्ञान की स्नातक तक की पढ़ाई करने का इरादा किया था कि वे आगे जाकर चिकित्सक मनोवैज्ञानिक बनेंगे। ये सोचकर उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन इस दौरान उनके पियाजे द्वारा किए जा रहे कार्यों में रुचि पैदा हो गई। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत लाया था, उनके कार्यों में उनकी रुचि पैदा हो गई और वह पियाजे द्वारा बालकों के नैतिक विकास संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने हेतु बालकों तथा किशोरों का उनकी नैतिक विचार प्रक्रिया तथा विकास के संदर्भ में साक्षात्कार करने में जुट गए। अपने इस अध्ययन प्रयासों के द्वारा उसने व्यक्तियों में उनके जीवन से लेकर अंत तक की अवधि में होने वाले नैतिक निर्णय क्षमता के विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को जन्म दिया। अपने अध्ययन के लिए प्रयुक्त इस प्रतिदर्श में कोलबर्ग ने विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश, घर परिवार तथा देशों के विभिन्न आयु वर्ग के सैकड़ों बालकों तथा किशोरों को शामिल किया। उन्होंने अध्ययन किया, प्रयोग किया और सैकड़ों बालकों पे प्रयोग किया और उससे जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष पे उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नैतिकता तथा नैतिकता के बारे में निर्णय लेने संबंधी जो विचार कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के माध्यम से सबके सामने रखे, इनके बारे में वे आम प्रचलित इस मान्यता से काफी भिन्न थे कि बालक अपने माता पिता तथा अन्य गुरुजनों से ही नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं। पहले ये माना जाता था कि जो बालक सीखता है वो अपने गुरुजनों से और माता पिता और जो उसके बड़े हैं उनसे ही वो शिक्षा ग्रहण करता है और उनसे ही वो नैतिक व्यवहार को सीखता है। कोलबर्ग 1968 के अनुसार जैसे ही हम बालकों से नैतिकता के संबंध में बात करते हैं, जो हम यह पाते हैं कि वे अनेक ऐसे तरीकों से भी अपना नैतिक निर्णय लेते हैं जो उन पर बाहर से नहीं लादे जाते हैं और कम से कम जितना संबंध प्रत्यक्ष रूप से माता पिता, अध्यापक तथा यहाँ तक कि उनके समन्वयक साथियों से नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोलबर्ग महोदय ने बहुत सारे प्रयोग किए, ऐसे सिचुएशन को लोगों के सामने रखा और उसमें ऐसे सिचुएशंस को लोगों के सामने रखा और उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी बनाई। किसी भी प्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी बनाई और विभिन्न आयु वर्ग, छोटे बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे और किशोरावस्था के बाद के बच्चों से उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर लिया। उसके बाद जब वे निष्कर्ष पर निकले तब उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये हो गई इसकी भूमिका। अच्छा, तो इस चीज के लिए एक जो हेंच की दवा की चोरी का प्रयोग है वो काफी पॉपुलर हुआ। तो एक प्रयोग के विषय में हम पढ़ लेते हैं कि इस नैतिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पहले उनका बेस क्या था। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोगों पर प्रश्नोत्तरी बनाई और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो अपने सिद्धांत तक पहुंचे। तो एक प्रयोग के विषय में पढ़ लेते हैं। यूरोप में एक महिला एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित होने के कारण मृत्यु के कगार पर थी। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार
केवल एक ही दवाई ऐसी थी उसकी जो जिंदगी उससे बच सकती थी। वह एक ऐसे रेडियम के रूप में थी जिसे उसी शहर के एक दवाई विक्रेता द्वारा अभी हाल में आविष्कृत किया गया था। दवाई को बनाने में यद्यपि काफी खर्चा आता था, परंतु दवाई विक्रेता उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा कीमत वसूल रहा था। वह रेडियम के लिए $200 खर्च कर रहा था, परंतु दवा की एक छोटी सी खुराक की कीमत उसने $2000 रखी थी। बीमार औरत के पति हेंज में इस दवा को खरीदने का सामर्थ्य नहीं था। वह अपने सभी परिचितों के पास सहायता के लिए पहुंचता है, परंतु अपने भरसक प्रयास के बावजूद कुल मिलाकर के $1000 ही वो इकट्ठा कर पाता है। उसने दवाई विक्रेता से प्रार्थना की कि उनकी पत्नी मरणशैया पर है और वह यह दवाई की खुराक $1000 में ही दे दे, अथवा अभी इतना ले ले और शेष $1000 वह बाद में चुकता कर देगा। लेकिन दवाई विक्रेता ने इस बात को नकारते हुए उसे उत्तर दिया कि नहीं, मैंने इस दवाई की खोज की है और मैं इससे पूरी कमाई करना चाहूंगा। ऐसा सुनकर हेंज के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई और अपनी मरती हुई पत्नी के लिए दवा उपलब्ध करने हेतु उसने रात के अंधेरे में दवा विक्रेता के स्टोर का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। क्या हेंज का ऐसा करना उचित था? इस प्रकार के नैतिक धर्म संकटों से युक्त किसी घटना विशेष को किसी बालक या व्यक्ति विशेष के सामने रखकर कोलबर्ग ने उसे अपने कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु भली भांति प्रेरित किया। कोलबर्ग मात्र इस बात से संतुष्ट नहीं था कि प्रयोज्य द्वारा उसके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाना चाहिए, जैसे हेनरी का ऐसा करना कठिन था अथवा नहीं। हेंज का उसे यह जानने में विशेष रुचि थी कि प्रयोज्य द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उसके पीछे का औचित्य क्या है। प्रयोज्य के नैतिक विकास स्तर की था पाने हैं तो उसमें नैतिक सोच के स्तर की पकड़ की जा सके। जो प्रश्नोत्तरी वो बनाते थे वो आंसर जो उत्तर देते थे वो क्यों दे रहे हैं उससे वो अपने जो सिद्धांत को डेवलप करना चाहते थे। अच्छा, फिर वो आगे पूछते हैं कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोलबर्ग ने आगे बढ़कर अपने प्रयोग से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि जैसा आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हेंज द्वारा दवाई चुराना ठीक नहीं था। कुछ और अधिक जानने हैं तो कोलबर्ग ने कुछ और प्रश्नों का चुनाव कर रखा था, जैसे क्या आप सोचते हैं कि दवाई चुराने का हेंज का हक बनता था? क्या उसने औषधि विक्रेता के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा था? हेंज को पकड़े जाने पर जज द्वारा उसे क्या सजा सुनाई जानी चाहिए? इस तरह से कोलबर्ग ने अपने प्रयोज्यों से इस तरह तरह के प्रश्न पूछे ताकि जो उनके उत्तर दे रहे हैं उनके औचित्य को परखने का पूरा अवसर मिल सके। अंत में उन सभी उत्तरों का जो कोलबर्ग अपने प्रयोज्यों से प्राप्त किए, विश्लेषण करके वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं की तरह नैतिक मूल्यों का विकास भी कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। बालक का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना और उसके माता पिता, गुरुजन तथा साथी बालकों के नैतिक मूल्यों के अर्जन पर नहीं बल्कि स्वयं के संज्ञानात्मक योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे में जो नैतिक विकास हो रहा है वो सिर्फ माता पिता और गुरुजनों के कारण नहीं होता, उसके स्वयं के संज्ञान के जो सीख रहा है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहा है, उसके वजह से भी मोरल डेवलपमेंट होता है। उसने आगे नैतिक विकास के 3 विभिन्न स्तरों और प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति विशेष के नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं पर चर्चा की है। अब आता है कोलबर्ग का सिद्धांत। तो
कोलबर्ग के सिद्धांत को समझने से पहले कोलबर्ग का जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें दो चीजें हैं। इसमें जो है 3 स्तर बताए गए हैं। इसमें जो 2 सिद्धांत हैं, कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसका बेस जो है, बेसिक जो है, उसमें मोरल डिलेमा आता है और मोरल रीजनिंग आती है। मोरल डिलेमा क्या होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति लोगों के सामने रख दी जाती है। उदाहरण के लिए एक लड़की है, वो नाव में बैठी है, उसका हस्बैंड बैठा है और उसका फादर बैठा है, लेकिन नाव में इतना वजन है कि वो डूबने के कगार पे है। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन आ जाती है कि या तो लड़की वो खुद पानी में कूद जाए, उसके फादर भी बच जाए और हस्बैंड भी बच जाए, या तो वो अपने हस्बैंड को गिरा दे और वो और खुद उसके फादर बच जाए, और या तो वो अपने फादर को गिरा दे और वो और उसके हस्बैंड बच जाए। तो ऐसे जो सिचुएशंस उत्पन्न होते हैं उसे डायलेमा या डिलेमा कहते हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी। तो अब इसमें जब मोरल रीजनिंग की बात आती है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, तो उसमें जो उस सिचुएशन को हैंडल करके राइट या रॉन्ग डिसीजन लेता है, वो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का एक, किसे कहेंगे, बेस कहेंगे, बेसिक। तो जो कोलबर्ग महोदय है, जो अमेरिका से संबंध रखते हैं, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत लाया जिसे कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने 3 स्तर बताए और 3 स्तर में हर प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई। तो आते हैं दोस्तों कोलबर्ग के सिद्धांत पे। पहला है स्तर 1, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये 4 से 10 वर्ष की आयु में होता है। पूर्व किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था के पहले की अवस्था, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, विस्तार से देख लेते हैं कि पूर्व नैतिक या पूर्व पारंपरिक नैतिकता 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। नैतिकता के इस स्तर पर बालकों में क्या सही है अथवा क्या गलत है, क्या अच्छा है कि क्या बुरा है, इस तरह के निर्णय लेने की शुरुआत हो जाती है। परंतु मानदंड जिन्हें वह इस प्रकार की नैतिकता संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त करता है, वे अभी दूसरों के ही होते हैं। धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता आती है, या तो उन्हें माता पिता या गुरुजनों द्वारा नियमों के रूप में लागू होते हैं अथवा स्वयं अपने व्यवहार में दिखाया जाता है। वह प्रायः इस तरह के निर्णय या तो सजा से बचने के लिए करते हैं या किसी इनाम तथा अन्य प्रकार के लाभों के लालच में करते हैं। इस स्तर पर होने वाला नैतिक विकास 2 चरणों या 2 अवस्थाओं से गुजरता है। इस तरह का जो पूर्व पारंपरिक नैतिकता है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, वो जो है 2 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है द स्टेज ऑफ ओबीडिएंट पनिशमेंट, सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था। इसमें क्या होता है, पहली अवस्था है सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था। प्रारंभ में बालकों की नैतिकता का नियंत्रण और नियमन सजा मिलने के डर पर आधारित रहता है। कोई भी काम वो सजा पाने के डर से करते हैं, पनिशमेंट के डर से वो आज्ञा पालन करते हैं कि अगर जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी तो वो काम बच्चे नहीं करेंगे। अच्छा, वह अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा केवल डांट फटकार और सजा के डर से करता है। कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित यह प्रथम नैतिक विकास अवस्था पियाजे द्वारा प्रतिपादित प्रथम नैतिक विकास चरण अवस्था हेटेरोनोमस अवस्था से मेल खाती है।
यहाँ बालक यह मानकर चलता है कि जिनके पास अधिकार और शक्तियां हैं उनके द्वारा कुछ निश्चित नियम तथा कानून बनाए गए हैं, जिनका उसके द्वारा बिना किसी आपत्ति के असर पालन करना जरूरी है। जो उनके माता पिता है, गुरुजन है, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, आज्ञा दी है, इसलिए उस आज्ञा का वो काम करना है हमें। अगर वैसा नहीं काम करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी, इस डर से बच्चे वो काम करते हैं। अगर पूर्व वर्णित हेंज संबंधी घटना कहानी का पुनः स्मरण किया जाए तो इस अवस्था का बालक अपने नैतिक विकास स्तर के हिसाब से ही कार्य करेगा। हेंज की दवाई चुराने के लिए इसलिए दोषी कहा जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना कानून नियम के विरुद्ध है, अथवा आपको नहीं मालूम है कि चोरी करना बुरी बात है। अगर इस संबंध में आगे और कुछ कहने के लिए कहा जाए, जैसे चोरी करना बुरी बात क्यों है, तो इसका स्पष्ट यही जवाब होगा कि आप नहीं जानते कि कितनी बड़ी सजा मिलती है। मतलब बच्चों जो किशोर अवस्था तक अभी नहीं पहुंचे हैं, वो बच्चों को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि माता पिता ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरी अवस्था क्या आती है, इनाम तथा अन्य लाभों के लालच में अनुमान। इनाम पाने के लिए भी बच्चे काम करते हैं और कुछ लालच होता है उनके अंदर कि हम ऐसा करेंगे तो हमें इनाम दिया जाएगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, होमवर्क कर लिया तो उन्हें कुछ इनाम चाहिए, कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ स्टार्स मांगते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो दूसरे अवस्था को विस्तार से पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक यह जान जाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसा निर्णय लेने के लिए कोई ऐसा सर्वमान्य निश्चित नियम नहीं होता है जिसे अधिकारीगण बड़ों द्वारा सबके लिए निर्धारित करें। ये कोई नियम नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से ये चलता है। सबको इसमें अलग अलग, सबकी इसमें अलग अलग राय हो सकती है। जैसे अगर हेंज संबंधी घटना को लिया जाए तो क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके बारे में क्या हेंज यह सोचता है कि उसका इन परिस्थितियों में दवाई की चोरी करना बिल्कुल जायज है। वहीं दवाई विक्रेता इसे अपने अधिकारों का हनन और अपनी असुरक्षा तथा होने वाले नुकसान की दृष्टि से बिल्कुल गलत करार देकर हेंज को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के हक में दिखाई दे सकता है। दूसरे अन्य व्यक्तियों की राय में यहाँ अगर ली जाए तो किसी को यह उचित या न्याय संगत दिखाई देगा तो कुछ इसे गलत करार देंगे। हेंज को जेल में शिक्षों में बंद करने की सिफारिश करते पाए जाएंगे। कोलबर के अनुसार इस अवस्था में बालकों का साक्षात्कार करते हुए उनकी नैतिक सोच के बारे में यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो बालक यह जान जाते हैं कि नैतिकता से जुड़ी हुई चीजें, सब बातें शाश्वत नहीं बल्कि सापेक्ष होती हैं। सभी व्यक्ति अपनी तरह से क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका निर्णय स्वतंत्र ले सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। यहाँ हेंज के बारे में देख लीजिए कि एक बालक ने बिल्कुल अलग सा जवाब देते हुए कहा है कि हेंज को दवा अवश्य चुरानी चाहिए थी अगर वह अपनी पत्नी को आगे जीवित रखना चाहता है, परंतु उसे यह उस अवस्था में यह करने की कोई जरूरत नहीं थी कि अगर वह किसी और कम उम्र की सुंदर स्त्री से वह शादी करने का इच्छुक है। एक लड़के ने यह जवाब दिया था कि दवा चोरी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर हेंज दूसरे किसी स्त्री से शादी कर सकता है तो उसे मर जाने देना चाहिए था। एक लड़के का ऐसा जवाब था। प्रयोग के माध्यम से जो है कोलबर बताने की कोशिश करते हैं। इस तरह देखा जाए तो इस अवस्था में बालकों में कोई निश्चित मूल्य नहीं होते हैं। जो ये 4 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें कोई निश्चित मूल्य नहीं होते हैं। ये प्री कन्वेंशनल मोरलिटी होती है, मतलब पारंपरिक जो पारंपरिक नैतिकता है उसके पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में अभी तक उतनी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों ये हो गया पहला स्तर। अब दूसरे स्तर पर आते हैं हम लोग। पारंपरिक नैतिकता ये 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में होती है। कन्वेंशनल मोरलिटी जो समाज इसमें
मुख्य भूमिका निभाता है और ये अवस्था होती है किशोरावस्था। इसमें देख लेते हैं कोलबर महोदय क्या कहना चाहते हैं। नैतिक अवस्था के इस दूसरे स्तर पर भी बालकों की नैतिक सोच एवं निर्णय की आधारभूमि दूसरों को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, इसी पर विराजमान होती है। अच्छा, बच्चे जब 10 साल के हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरों को कैसा लगे, दूसरों को क्या अच्छा लग रहा है, दूसरों को क्या बुरा लग रहा है, वो हिसाब से वो काम करते हैं। अच्छा, उसके लिए वही नैतिक या अनैतिक होता है जिसका विधान समाज में निहित नियम, कायदे कानून, आचार संहिता, परंपरा तथा रीति रिवाजों द्वारा सबके सामने होता है। इस अवस्था में बालक नियमों का पालन करता है, जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के ढर्रे पर ही चलता है और अपने आप को गुड बॉय या गुड गर्ल के हिसाब से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। चोरी करना अथवा अपनी जिंदगी से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दयावश मारना, इस प्रकार की बातें उनके द्वारा अनैतिक करार दी जाती हैं, क्योंकि न तो वो समाज उन्हें मान्यता देगा और न कानून। इस प्रकार से पारंपरिक नैतिकता के स्तर के बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसे समाज के बड़े अधिकारी कानून की किताबों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस स्तर की नैतिकता में दो अवस्थाएं आती हैं। पहला अवस्था है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, पारस्परिक संबंध बनाए रखने तथा दूसरों की स्वीकृति पाने की अवस्था। इस अवस्था में समाज, सोसाइटी मेन होती है, समाज में इंटर रिलेशन होता है। अच्छा, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध को देख लेते हैं। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सबसे अच्छे से व्यवहार रखना। पारंपरिक नैतिक स्तर के पहले चरण में बालक के नैतिक निर्णयों के मूल में यह भावना कार्य करती है कि वह ऐसे काम न करे कि जिससे दूसरा कोई नाराज हो। दूसरे शब्दों में, एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की के रूप में अपनी तस्वीर दूसरों के सामने रखने की हमेशा बच्चे कोशिश करते हैं। इस उद्देश्य हेतु वह दूसरों की पसंद नापसंद और इरादों को भांपता है। दूसरों को क्या अच्छा लगता है, दूसरों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस चीज को बच्चे लोग बड़े ध्यान से उसे देखते हैं। 10 से 13 साल के बच्चे के लोग। अच्छा, फिर क्या होता है कि उन्हीं के मुताबिक व्यवहार चेष्टाओं में संलग्न रखते हैं। कोलबर्ग ने अपने अनुसंधान कार्य के दौरान यही पाया कि उसके बहुत सारे प्रयोग इस बात पर एकमत थे कि हेंज ने चोरी करके ठीक किया। जब कोलबर्ग महोदय ने यह प्रयोग किया था तो जो इस अवस्था के बच्चे थे, किशोरावस्था के बच्चे थे, उन्होंने एक मत से 99% बच्चों ने कहा कि उसने चोरी करके ठीक किया। अच्छा, चोरी करके ठीक किया। वह एक अच्छा आदमी था क्योंकि कोई भी पति चुपचाप रहकर अपनी पत्नी की मौत से लड़ते हुए नहीं देख सकता। इस संबंध में प्रयोज्यों द्वारा दिए गए उत्तरों में से एक प्रयोज्य डॉन 13 वर्ष ने उत्तर दिया। उस उत्तर को इन्होंने कोड किया कि वास्तव में यह दवा विक्रेता का कसूर था कि उसका व्यवहार अनुचित था। वह बहुत ज्यादा कीमत वसूल रहा था और उसे किसी की जान की भी परवाह नहीं थी। हेंज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी जान बचाना चाहता था। मैं सोचता हूँ कि कोई भी ऐसा ही करेगा। मेरे विचार से वे उसे जेल में बंद नहीं करेंगे। जब जज सब बातों को ध्यान में रखेगा और देखेगा कि दवा विक्रेता बहुत ज्यादा कीमत वसूल रहा था। अपने प्रयोज्यों के द्वारा दिए गए इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के आधार पर कोलबर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला कि 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे अब ऐसी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से यह प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नैतिक सोच का स्तर अभी पारंपरिक है। कैसा है? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। जो सभी सोच रहे हैं वैसे वो किशोरावस्था का बालक भी सोचता है। वे सभी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हेंज ने वही किया जो इस हालात में किसी के द्वारा किया जाना चाहिए था।
यानी उसके विचार में हेंज के द्वारा किया गया कार्य इसलिए ठीक था क्योंकि समाज में ज्यादातर ऐसा ही होता है। अधिक से अधिक लोगों द्वारा ऐसा करना स्वाभाविक ही नजर आता है। अगर इस संबंध में पियाजे तथा कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में समानता और असमानता तलाशने का प्रयत्न किया जाए तो यह पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि जहां तक बाल्यावस्था में होने वाले नैतिक विकास का प्रश्न है, इस विकास को कोलबर्ग ने अपनी 3 प्रारंभिक अवस्थाओं तथा पियाजे ने अपनी दोनों अवस्थाओं या नैतिक विकास के संबंधित चरणों के तहत हमारे सामने लाने का प्रयास किया और उनके इस प्रयास में काफी कुछ साम्य दिखाई देता है। पियाजे और कोलबर्ग की जो मान्यताएं हैं उसमें समानताएं दिखाई देती है। दोनों के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत में बालकों के नैतिक विकास क्रम में काफी एकरूपता नजर आती है। दोनों में विकास का प्रारंभिक स्तर बालकों द्वारा बिना कोई प्रश्न किए आदेशों की अल्पावना से शुरू होता है। वो आदेशों का अनुपालन करते हैं। फिर उनके नैतिक दृष्टिकोण में इस प्रकार की सार्वभौमिकता गायब हो जाती है और वे परिस्थिति के अनुसार अपने हित चिंतन की दृष्टि से नैतिकता को परिभाषित करने लगते हैं और फिर उन्हें कार्य के गलत होने पर भी निहित नेक इरादों के कारण गलती करने वाले के प्रति सहानुभूति होती। वो चोरी कर रहा है, काम गलत है, वो चोरी कर रहा है, काम गलत है, फिर भी वो चोरी कर रहा है, लेकिन वो किसी की जान बचाने के लिए चोरी कर रहा है, इसलिए सबको उसके प्रति सहानुभूति झलकती है। इन सभी मान्यताओं के विद्यमान होते हुए एकमात्र बड़ी असमानता यहाँ दिखाई दे सकती है, वह यह है कि पियाजे ने अपने पूरे सिद्धांत में नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं या चरणों का वर्णन करते हुए कहा कि अपने अनुसंधान को बाल्यावस्था तक के विकास तक ही सीमित रखा और कोलबर्ग ने जो कुछ पियाजे ने कहा था उसे अपने 3 प्रारंभिक विकास अवस्थाओं के वर्णन से ही प्रस्तुत कर दिया। बाद की अन्य 3 अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बाद होने वाले नैतिक विकास का अपना अध्ययन विषय बनाया। अब चौथी अवस्था आती है दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था, जो समाज, इसके केंद्र में समाज है, सोसाइटी है, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना उच्च अधिकारी गण और सामाजिक संगठनों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बचने हेतु तो आज्ञा पालन की अवस्था। तो इसमें क्या आएगा, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। समाज क्या चाहता है उसको मेंटेन करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। कोलबर्ग के अनुसार तृतीय अवस्था में बालकों की नैतिक सोच 2 व्यक्तियों में पारस्परिक संबंधों, विशेषकर परिवार के सदस्य या दोस्तों के साथ, जहां एक दूसरे की आवश्यकता तथा भावनाओं को समझने और एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किया जाता है, परिप्रेक्ष्य में ठीक तरह कार्य करती है। तीसरी अवस्था में क्या है, ईमानदारी से अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध रखे जाते हैं, एक दूसरे की मदद की जाती है। लेकिन चौथी अवस्था में क्या आता है कि प्रवेश करते ही बालक अपने में होने वाले सामाजिक विकास के फलस्वरूप परिवार या दोस्त तक ही सीमित नहीं रहते। सिर्फ वो तीसरी अवस्था के बाद जब चौथी अवस्था में आता है तो सिर्फ वो परिवार और अपने सगे संबंधियों के विषय में नहीं सोचता, बल्कि वो समाज के विषय में सोचने लगता है। अब वह समाज के नियमों, आचार विचार अथवा कानूनों के अंतर्गत काम करने को महत्व देता है ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उसकी उचित भागीदारी हो सके। अपनी इस प्रकार की राय की पुष्टि में कोलबर्ग हेंज के कथानक के संदर्भ में अपने प्रयोज्यों द्वारा दिए गए उत्तरों की ओर अपना ध्यान दिलाते हुए कहता है कि उसके बहुत से प्रयोज्यों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह ठीक है कि हेंज का चोरी करने के पीछे का जो उद्देश्य था वह कल्याणकारी था, परंतु इस बात को लेकर उसके द्वारा चोरी करने का अपराध कम नहीं हो जाता है। चोरी करना गलत बात है, ये तो जान रहे हैं सब। क्या होगा अगर हम सब अपने हिसाब से कानून की धज्जियां उड़ाने लगेंगे?
और उसके पीछे कितना भी कल्याणकारी प्रयोजन क्यों न छुपा हो, इससे तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। और फिर बताओ समाज किस तरह से चलेगा। अगर समाज को चलना है तो समाज को नियम कानून जो बनाए गए हैं समाज के, उस कानूनों को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से बालकों को अपने नैतिक विकास की इस चौथी अवस्था में नैतिक सोच तथा नैतिक निर्णय लेने का कार्य पूरे समाज के कल्याण और हित से जुड़ा हुआ होता है। उसकी नैतिकता की परिभाषा का दर्शन अब समाज के बनाए हुए नियम, कायदे, कानून, आचार संहिता और समाज में चली आ रही परंपराओं तथा रीति रिवाजों से निर्देशित और अनुप्रेरित रहता है, चाहे उसमें समाज के हित के लिए लोक कल्याण की भावना ही क्यों न छुपी हो। समाज की नाराजगी का डर एवं समाज द्वारा स्थापित नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषा के संदर्भ में ही अपने व्यवहार का निरूपण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा स्तर। तीसरे स्तर पर आते हैं, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ये प्रौढ़ावस्था आ जाती है, मतलब 13 वर्ष के बाद उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था के बाद की अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अब ये स्व पर आधारित है, सेल्फ पर आधारित है। इसमें भी 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, उस विषय में थोड़ा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास का यह स्तर व्यक्ति के नैतिक विकास पर सर्वोच्च स्तर कहलाता है। यहाँ अब व्यक्ति की नैतिक सोच और निर्णय को नियमित एवं नियंत्रित करने की जो कुंजी है किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था या समाज द्वारा बनाए गए कायदे कानूनों के नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष में निहित पाई जाती है। यह सेल्फ पर डिपेंडेंट होता है कि स्वयं व्यक्ति क्या सोचता है, क्योंकि वो समाज के विषय में तो जानकारी उसे होती ही है। अच्छा, कोई बात सही है या गलत है इस बात का फैसला इस आधार पर नहीं लिया जाता कि दूसरों द्वारा या समाज के जो विशेष कानून बनाए गए हैं और कायदे कानून के अनुसार चली आ रही परंपराओं रीति रिवाजों द्वारा इस संबंध में क्या कहा जाता है, बल्कि इस बात पर होता है कि उसके द्वारा स्वयं का अंतर्मन इस बारे में क्या कहलाता है। मतलब इस अवस्था तीसरे स्तर में आने पर, प्रौढ़ावस्था में आने पर जो नियम कानून है ठीक है, लेकिन वो नियम कानून को अब इस स्तर पर आया हुआ व्यक्ति खुद क्या सोचता है उस पर डिपेंड होता है। तो इसमें पहली 5वीं अवस्था जो है वो सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार, लॉ एंड ऑर्डर और इंडिविजुअल राइट। मतलब वो जो इस अवस्था में जो नियम कानून समाज में बने हुए हैं उससे उसको तभी तक मानता है जब तक जो व्यक्तिक अधिकार, जब तक समाज का भला होता रहे तब तक उन लॉ ऑर्डर को वो मानता है, नहीं तो वो उन नियम कानून को नहीं मानता। और लास्ट है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि अपनी आत्मा की आवाज पर चलने की अवस्था ये आ जाती है। इसमें समाज को भी केंद्र में नहीं रखा जाता है, ये पूरे विश्व को लेकर के चलता है। तो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल में क्या होता है कि 5वीं अवस्था में समाज के नियम तभी मानेगा जब वो उसका फायदा होगा, लेकिन जब अंत में क्या है पूरे विश्व को लेकर के वो चलता है। इसमें यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल में हम भगत सिंह का उदाहरण दे सकते हैं कि भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की बलि दे दी। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक गति मिली और अंत में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल ने भगत सिंह ने अपने आप को आपकी जान जो है जोखिम में डाल दी और उस जान को जोखिम में डालने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन भड़का और फिर हमें सब लोगों के जो
जो स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ उसको गति मिली। कहने का अर्थ ये है कि भगत सिंह ने अपनी जान की परवाह नहीं की, पूरे यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये 3 स्तर हो गए कोलबर के, और नोट्स हम वीडियो में लास्ट में दे देंगे। तो दोस्तों जो अभी वीडियो से जुड़े हैं कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।